सभी एएनएम बहनों को नमस्कार। देखिए, जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला जो टॉपिक है, इसमें अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो इनको कई तरह की कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वो होते हैं जिनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र पर अटैक करते हैं। और इसमें देखिए, अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, मेनिंजाइटिस, एआरडीएस, ट्यूबरकुलोसिस, ये इन्फेक्शन होते हैं। तो दूसरे तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारी तो रूट ऑफ एंट्री उनकी हमारा आहार नली के द्वारा हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें कि पोलियोमाइलाइटिस और वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट डायरियल डिजीज़, कॉलरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, ये आपकी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आते हैं। और इसमें अमीबियासिस, ये भी परजीवी होता है। अमीबा आपने सुना होगा, अमीबियासिस, एस्केरियासिस और हुकवॉर्म इन्फेक्शन। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ में हम डालते हैं, यानी कि उनको एक वेक्टर चाहिए। इनको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी कह सकते हैं, यानी कि जैसे मच्छर, मक्खी द्वारा जनित बीमारियां। मच्छर द्वारा होने वाली बीमारियों में डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और फाइलेरियासिस, ये बीमारी होती हैं। इसमें चिकनगुनिया भी मच्छर द्वारा होने वाली बीमारी, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी मच्छर द्वारा होने वाली बीमारी में आ जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि प्लेग हो गया। कुछ सरफेस इन्फेक्शन होते हैं सरफेस में, यानी कि उनकी जो एंट्री है, इन्फेक्शन की एंट्री हमारी स्किन की सरफेस से होती है। तो जिसमें ट्रैकोमा, टिटनेस, लेप्रोसी, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या डिजीज़ एड्स, ये सब इसमें आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले इन्फेक्शन है, हम इनकी चर्चा कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, स्मॉल पॉक्स पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को जो भी संवेदा वाली बहनें आई हैं पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखिए, सबसे पहले वेरियोला वायरस, ये स्मॉल पॉक्स जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वेरियोला वायरस। और इसमें अगर सिम्टम्स, लक्षण की बात करें तो देखिए, इसमें फीवर होगा, हेडेक, बैकएक, वोमिटिंग, रैश। तो अब इसकी हिस्ट्री सुन लीजिए। स्मॉल पॉक्स हमारी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो अप्रैल 1977 में इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया था। और WHO ने 8 मई 1980 को स्मॉल पॉक्स को दुनिया से इरेडिकेट घोषित कर दिया। द WHO डिक्लेयर ऑन 8 मई 1980 दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड। अब इसमें एक चीज़ बात है कि इसमें कोई रिजर्वायर नहीं मिलता, नो लॉन्ग टर्म कैरियर ऑफ वायरस। और सबसे मेन चीज़ है, इसकी जो इम्यूनिटी होती है लाइफ लॉन्ग होती है, यानी कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है या थी बोले, चूँकि इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन अभी भी इस वायरस का स्टॉक कुछ लेबोरेटरीज में है। तो एक्सीडेंटल इन्फेक्शन भी सामने आए हैं दुनिया में। अच्छा, तो इसी क्रम में जो दूसरा इन्फेक्शन है चिकन पॉक्स, इसकी बात करते हैं हम। चिकन पॉक्स देखिए, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो वेरिसिला जोस्टर वायरस होता है। और सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की, तो इसमें वेसिकुलर रैश आएंगे, आपने देखे होंगे, बुखार आएगा, शरीर में दर्द रहेगा। और इसके जो रैशेज होते हैं, इसकी 3 स्टेज होती है। पहला प्री-इरेप्टिव स्टेज, फिर दूसरा इरेप्टिव स्टेज, फिर तीसरे में क्रस्ट स्टेज। तो 3 स्टेज होती है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कॉमनली एक केस ऑफ चिकन पॉक्स वाला ही होता है। जो भी चिकन पॉक्स से पीड़ित है वही फैलाता रहता है। ट्रांसमिशन जो होता है इसका, जो लोग खांस देते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही इसका इन्फेक्शन होता है। और अब बात करते हैं मेजल्स की। इसमें लक्षण में बुखार, खांसी, कोराइजा, पोलोडाइट टिपिकल लेस इसमें रहते हैं मेजल्स के। और बच्चों के गालों में अक्सर चकत्ता टाइप का हो जाता है।
और ट्रांसमिशन जो होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन है, खांसने से, बोलने से, छींकने से ड्रॉपलेट मुंह से जो ड्रॉप्स निकलेंगी लार की, सलाइवा की, उसमें वायरस होता है और वो एक से दूसरे को हाथों के द्वारा या डायरेक्ट इनहेलेशन से जाएगा बॉडी में। और डायग्नोसिस जो होती है ये इम्पोर्टेंट है। मिजेल्स इज बेस्ड ऑन टिपिकल लेस एट कॉप्लिक स्पॉट। तो ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में कि कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में मिलेंगे, तो आंसर है मिजल्स। देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं मिजल्स में। मिजल्स में बच्चों में निमोनिया अक्सर हो जाता है और ओटाइटिस मीडिया यानी कान में संक्रमण हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल हो जाता है कुछ, वो दिमाग में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तो कन्वल्जन्स आ सकते हैं, इंसेफ्लाइटिस की कंडीशन, ये कुछ इन्फेक्शन इसमें होते हैं। और चाइटिस इन्फेक्शन भी होता है इसमें। और मिजल्स प्रेगनेंसी में अगर किसी को मिजल्स हो जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। किसी भी बच्चे में कंजेनाइटल एनॉमली डिफॉर्मिटी नहीं अभी तक मिली है मिजल्स के केस में। और अगर बात करें केस की तो इसमें खास बात यह, अगर मिजल्स का मरीज होता है तो उसमें विटामिन ए शायद में चला जाता है, क्योंकि इसकी डिफिशेंसी हो जाती है विटामिन ए की मिजल्स की बीमारी में। और क्रेटोमलेसिया और ब्लाइंडनेस भी ये कॉज करता है। और बचाव में इसका टीका उपलब्ध है, मिजल्स वैक्सीनेशन बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और मिजल्स का टीका गर्भवती महिलाओं में अलाउड नहीं होता। अब इसमें MMR भी ये कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं रूबेला, और इसको जर्मन मिजल्स भी बोलते हैं। और एक्यूट चाइल्ड हेड इन्फेक्शन ये होता है, लो ग्रेड फीवर रहेगा, लिम्फेडेनोपैथी यानी कि जो हमारी लिम्फ ग्लैंड्स हैं उसमें स्वेलिंग मिलेगी और म्यूकोपेपुलर रैशेज मिलेंगे। और अगर अर्ली प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट जो है बच्चे में पैदा हो सकते हैं। तो अगली बीमारी की बात करें तो ये मम्स भी एक वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। वायरस जो होता है इसका नाम है मैक्सोवायरस पैरोटिडिस, और ये आरएनए वायरस होता है। और अगर इसके देखिए होस्ट फैक्टर की बात करें तो इसमें जो 5 साल से 9 साल तक के बच्चे इसके शिकार होते हैं। और इसके अगर फीचर्स यानी कि लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या होता है, इसका कोई वैसे सिम्टोमेटिक तो नहीं मिलता, लेकिन इसके ज़्यादातर क्या होता है कि बोथ साइड या एक साइड की जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, दर्द रहता है, टेंडरनेस रहती है। तो ये इसके फीचर है मेन, और कोई ख़ास इसमें फीचर नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन में ऑर्चाइटिस यानी कि बच्चों के जो वृषण हो जाते हैं उनमें सूजन हो जाती है। ओवराइटिस, महिलाओं की जो ओवरी होती है ओवरी में सूजन हो सकती है। पेंक्रियाटाइटिस, मेनिंजियो इंसेफ्लाइटिस और थायरॉइडाइटिस यानी कि जो थायराइड ग्लैंड में भी सूजन हो सकती है। और न्यूराइटिस, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। प्रिवेंशन में देखिए इसमें वैक्सीनेशन बहुत सफल है, बहुत इफेक्टिव है वैक्सीनेशन। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल ये फ्लू आता ही रहता है। और अगर वायरस की बात करें कि क्या ये करता है, द वायरस एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी सांस की नली में जाएगा और जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स की जो सुपरफिशियल एपिथेलियम होती है उसकी नेक्रोसिस करता है। और फॉलो बाय उसके बाद में कोई ना कोई बैक्टीरिया आकर वो इन्फेक्शन कर देता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन ये कर देता है। तो इसमें न्यूमोनिया होना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, इनमें क्लिनिकल फीचर देखिए फीवर, चिल्स और बॉडी एक और पेन्स, जनरलाइज वीकनेस, खांसी, ये सब होते हैं। बुखार 1 से 3-4 दिन तक रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति है निमोनिया की। अधिकतर जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, खासकर बच्चों की इम्यूनिटी वीक रहती है, तो ये निमोनिया के कारण बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। अगर बात करें देखिए वैक्सीनेशन की, तो इसमें वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में कील्ड वैक्सीन होती हैं। इसी क्रम में अगली बीमारी डिप्थीरिया की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय टॉक्सिक स्ट्रेन ऑफ कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी। बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी।
और क्लिनिकल इसके जो अगर हम बात करें फीचर्स की तो देखिए 3 तरह के होते हैं, एंटीरियर नीजल, फाउसियल और लैरिंजियल, यानी कि हमारे नाक में नीजल सिम्टम्स आएंगे, गले में हो सकता है लैरिंजियल, लैरिंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, और कभी कभी स्किन, कंजक्टाइवा, बल्बा और अदर पार्ट बॉडी में भी इसका असर हो सकता है। इसकी इम्पोर्टेंट क्या होती है कि गले में एक झिल्ली बन जाती है। इसका जो बैक्टीरिया का जो जहर होता है, पॉइजन जो होता है, एक्सोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है। इस एक्सोटॉक्सिन के कारण जो एक झिल्ली बन जाती है गले में, और ये हमारी सांस की नली को, बच्चों की सांस की नली को चौक कर देती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेस और येलो मेम्ब्रेन्स, फॉल्स मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, ओवर द टॉन्सिल्स, फेरिंग, लैरिंग्स, तो ये एक कॉज करती है। और ये लोकल टिश्यू में सूजन, कंजेशन, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, रीजनल लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे और टॉक्सीमिया जैसे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। तो अब देखिए बहुत रेयर हो चुकी है डेवलप्ड कंट्री में, हालांकि जो डेवलपिंग कंट्री है, भारत जैसे देशों में अभी ये बीमारी है। डिप्थीरिया का क्या कंट्रोल करना है, तो देखिए डिप्थीरिया जो है इसमें अर्ली डिटेक्शन, वही चीज़ है, आइसोलेशन, डिटेक्ट कीजिए, आइसोलेट कीजिए, ट्रीटमेंट दीजिए। करते हैं कि डिप्थीरिया इम्यूनाइजेशन, तो करंट प्रोफाइलेटिक्स इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें डीपीटी में आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस वैक्सीन होते हैं। DTPW डिप्थीरिया, टिटनस, होल सेल पर्ट्यूसिस, DTPA डिप्थीरिया, टिटनस, एसेलुलर पर्ट्यूसिस, DT डिप्थीरिया, टिटनस टॉक्साइड, DT डिप्थीरिया, टिटनस एडल्ट टाइप। तो ये कुछ इसके वैक्सीन इसमें होते हैं ग्रुप में, कंबाइंड वैक्सीन में। और सिंगल वैक्सीन में FT फॉर्मल टॉक्साइड, APT एलम पार्टिसिपेटेड टॉक्साइड, ये कुछ इसमें एंटीसीरा, इसमें डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन इसमें होते हैं। तो देखिए DPT वैक्सीनेशन अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो DPT वैक्सीनेशन की बात करें तो देखिए अगली बीमारी वूपिंग कफ की बात कर लेते हैं। वूपिंग कफ देखिए पर्ट्यूसिस भी इसको बोल देते हैं, और एक्यूट इन्फेक्शन होता है ये, और इसका वायरस जो होता है बी पर्ट्यूसिस, इसका वायरस का नाम है। क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंसिडियस ऑनसेट ऑफ माइल्ड फीवर, और एक इरिटेटिंग कफ गले में रहेगा। ग्रेजुअली बिकम प्रॉक्सिमल विद कैरेक्टरिस्टिक हुपिंग साउंड, एक लार्ज साउंड आएगी इंस्पायरेशन, सांस लेने समय। और बच्चों में साइनोसिस, वोमिटिंग जैसे इसमें लक्षण दिखते हैं। कंट्रोल की बात करते हैं तो देखिए वही केस अर्ली डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, और इसका इम्यूनाइजेशन, बचाव में इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीन यूजली एडमिनिस्ट्रेड इन द नेशनल चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज कंबाइंड विद DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ये कुछ कंबाइंड वैक्सीन है। और जो हमारी इंडिया की जो इम्यूनाइजेशन पॉलिसी है उसमें ये डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनस 3 डोज दी जाती हैं इसकी। ईच डोज जो है 0.5 ml की होती है। IM देते हैं 1 month इंटरवल, और स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 6 वीक्स में बच्चे को दिखती है। और बूस्टर डोज DPT की लगती है 18 से 24 महीने पर। ARDS और SARS, तो ये देखिए ARDS में मैं आपका फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये सब इन्फ्लुएंजा ही होते हैं, फ्लू वायरस होते हैं। तो इसमें इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और SARS जो होता है इसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये कुछ इन्फेक्शन की हमने बात करी।